फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल रंजन स्टडी। आपके अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त की कृति है। तो बताइए फ्रेंड्स, मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं इनमें से कौन सी इनकी कृति है। पहला है यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हो जाएंगे, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की कृतियां हैं। चलिए अगला देखते हैं। संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो संगम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सम प्लस गम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम प्लस गम हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे फ्रेंड्स हम कौन सा समास कहते हैं, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो बताइए फ्रेंड्स, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे त्रि लगाया हुआ है, त्रिभुवन मतलब भुवन में क्या लगाया है, आगे त्रि लगाया हुआ है। इससे आपको ये समझ जाना है कि जहाँ पे भी काउंटिंग, जहाँ पे भी नंबर्स लगाए होंगे तो वहाँ पे आपका हमेशा द्विगु समास होगा। कौन सा समास हो जाएगा, तो वहाँ पे हमेशा द्विगु समास होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अंतेवासी, अंतेवासी का अर्थ है। तो बताइए फ्रेंड्स, अंतेवासी का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। अंतेवासी किसको किसे कहते हैं हम, तो अंतेवासी गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रत्नाकर। क्या हो जाएगा, रत्नाकर। समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रत्नाकर। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वचन की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे आपको जो सही नहीं है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मित्र मित्रवत। ये हो जाएगा। आगे इसमें और आगे ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे लता का लताएं, लता का लताएं, किताब का किताबें और घोड़ा का घोड़े। तो ये तीनों सही है आपका। यहाँ पे गलत हो जाएगा मित्र मित्रवत, यही गलत है आपका। चलिए अगला देखते हैं। जहाँ उपमा, जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ समास होता है। तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, तो वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय समास होता है। चलिए अगला देखते हैं। यायावर, यायावर का अर्थ है। तो बताइए फ्रेंड्स, यायावर का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यायावर का आपका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को हम क्या कहते हैं, यायावर कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये तो आप लोग हमेशा से जानते हैं और बचपन से पढ़ते आए हैं व्याकरण में कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। तो क्रिया के दो भेद कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया और दूसरा हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इन इन चारों में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी मतलब कौन सा रॉन्ग स्पेलिंग लिखा हुआ है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद। ये आपका गलत लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कार, मयंक और प्रमाणिक, ये तीनों सही है। आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। न्यून, न्यून शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो न्यून शब्द का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिक। क्या हो जाएगा, अधिक। चलिए अगला देखते हैं। निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। नाक भौ सिकोड़ना, तो नाक भौ सिकोड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, घृणा करना। क्या हो जाएगा, घृणा करना। चलिए अगला देखते हैं।
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पे आपको सही स्पेलिंग बताना है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही था लेकिन उसमें आपको अशुद्ध बताना था और यहाँ पे आपको सही स्पेलिंग बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है, तो हमेशा ऐतिहासिक ऐसे ही लिखा जाता है, यही स्पेलिंग आपका सही है। बाकी यहाँ पे जो दिया है आतिशबाजी, आतिशबाजी, अत्याक्षरी और उत्तरदायी, ये तीनों गलत है। ये तीनों क्या है? गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आरोह, आरोह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवरोह। आरोह शब्द का विलोम हो जाएगा अवरोह। चलिए अगला देखते हैं। निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। हाथ पैर मारना, तो हाथ पैर मारने का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रयत्न करना। हाथ पैर मारने का मतलब होता है प्रयत्न करना। चलिए अगला देखते हैं। कटु का विलोम शब्द होगा, तो कटु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधु। कटु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधु हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को ये बहुत ही कम समय में आप लोगों का ये हिंदी का और जीके जीएस का रिवीजन करा दे रहे हैं। आप लोग बस इस वीडियो को बस देखते जाइए और आप अपना प्रैक्टिस और अपना रिवीजन करते जाइए। बस जब भी एग्जाम होगा बस आप वहाँ पे टिक कर ले जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। जिसकी गहराई का पता न लग सके, वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिससे हमें लगता है कि उसका गहराई पता ना चल सके? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अगाध। क्या हो जाएगा? अगाध हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा दात्री। चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। हिम किरीटनी, हिम किरीटनी किसकी रचना है? तो हिम किरीटनी किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माखन लाल चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा? माखन लाल चतुर्वेदी। अब यहाँ से आपके लिए 20 क्वेश्चंस जीके जीएस के लिए। चलिए पहला देख लेते हैं। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किस किस के बीच शुरू की थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता से आगरा तक के इन इन दोनों के बीच ही शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ये तो सबको ही पता होगा कि बम्बई में आयोजित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। चलिए अगला देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे में। बॉम्बे में स्थापित की थी। चलिए अगला देखते हैं। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत संघीय प्रणाली की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। कितने यामियोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। चलिए अगला देखते हैं। यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने कहा था। ये लाइन किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। चलिए अब यहाँ से आपका मैच द फॉलोइंग शुरू होता है, ये देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो इसका हो जाएगा पहला, यहाँ पे जो लिखा है पहले हम उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय गीत, यहाँ लिखा है पहला राष्ट्रीय गीत, फिर राष्ट्रीय गान, फिर राष्ट्रीय प्रतीक और फिर राष्ट्रीय नारा। तो आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मैच करते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रीय गीत का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रीय गीत का हो जाएगा आपका वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान का क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय प्रतीक, तो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ है। और फिर आखिरी है हमारा राष्ट्रीय नारा, तो राष्ट्रीय नारा क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मिला लीजिएगा। वैसे हम बता देते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संविधान में वैध
प्रभुसत्ता निहित होती है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, कब हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? तो इसकी हुई थी आपकी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, लखनऊ समझौता लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स लखनऊ समझौता? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1916। और इसी 1916 में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटिस्ट ये दोनों का क्या हो गया था? पैचअप हो गया था। ये दोनों का क्या हो गया था? पैचअप हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो बताइए फ्रेंड्स, ये किसका एक पार्ट है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये यूनेस्को का एक पार्ट है। ये किसका पार्ट है? तो ये यूनेस्को का पार्ट है। चलिए अगला देखते हैं, नंदा झील रामसर साइट्स किस राज्य में है? तो नंदा झील हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा का है। नंदा झील कहाँ है? तो ये गोवा में है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुबई हो गई है। कौन सी सरकार हो गई है? तो दुबई सरकार हो गई है, विश्व की पहली 100% पेपरलेस कागज रहित हो गई है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट को हम हिंदी में संविदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को हम हिंदी में संविदा कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, इंडियन ट्रस्ट एक्ट का हिंदी रूप का हिंदी रूप निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से हिंदी रूप इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय न्यास अधिनियम। भारतीय न्यास अधिनियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? इनमें से किस में ये जो चारों ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, इनमें से COOH किस में यूज होता है? तो इसका यूज होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में? कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो इनमें से गतिज ऊर्जा किसके पास नहीं होती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उठा हुआ हथौड़ा। उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, नहीं पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। ऐसा इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा फ्रीक्वेंसी है जो मनुष्य के कान के लिए सुनना सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 22,000 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा? 22,000 हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो इनमें से आपको फॉर्मूला बताना है फ्रेंड्स कि किसका मतलब कार्बन जो होता है वो 6 होता है और हाइड्रोजन भी उसका 6 होता है। तो इसका हो जाएगा आपका बेंजीन। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा आपका बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, दो भौतिक राशियों में से किसकी इकाई समान होती है? तो दो भौतिक राशियों में से इनमें से किसकी इकाई जो है वो समान होगी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बल और वजन। इन दोनों की इकाई क्या होती है? इन दोनों की इकाई मतलब इन दोनों की यूनिट सेम होती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये आखिरी क्वेश्चन था और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।